जय हिंद। आज अब तक जो हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ लिए हैं, एक तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम देख चुके हैं, उसमें हमने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया। दूसरा हमारा टॉपिक था पार्ट वन में हमने संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक का डिटेल दिया था। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है देसी रियासतों का एकीकरण। देसी रियासतों का एकीकरण से तात्पर्य है कि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, अब देखो इसमें अपन काम की बात करेंगे, फालतू की बकवास नहीं करेंगे अपन, है ना। तो 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक वो क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था उनको ब्रिटिश प्रांत कहा गया, और जो क्षेत्र अंग्रेजों के अंडर में नहीं थे उनको देसी रियासतें कहा गया। तो कुल देसी रियासतों की संख्या 600 से ज़्यादा थी। जब देश आज़ाद हुआ तब ब्रिटिश प्रांतों की कुल संख्या थी 11, और इनमें से 2 प्रांत चले गए पाकिस्तान में, क्योंकि पार्टीशन हुआ 15 अगस्त को, तो 2 प्रांत चले गए। जबकि देसी रियासतों की संख्या 565 रियासतें भारत में रह गई थी और बाकी की रियासतें चली गई कहाँ पर, पाकिस्तान में। ये संख्या भी कई जगह पर अलग अलग मिलती है। तो कहीं पर ये 542 मिलती है, कहीं पर ये 565 मिलती है कि भारत में, तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार जाना होगा। बाकी ऑथेंटिक बुकों में 565 भी दिया है, 42 भी दिया है, तो मैं इसका और आपको कंफर्म कर दूंगा। तो भारत में शामिल, अच्छा, तो अब क्या था कि इन देसी रियासतें जो कि ब्रिटिश के सीधे अंडर में तो नहीं थी, लेकिन ये लोग जो है ना कहीं ब्रिटिश की कृपा पात्र थी। मतलब ये उनकी दया पर ही जीवित थी। मतलब इनको अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, लेकिन इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस अंग्रेजों का इन पर बना हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद इन देसी रियासतों का भविष्य खतरे में आ गया, क्योंकि गांधी जी जब भी भाषण देते तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करती थी कि भाई जब देश आज़ाद होगा, हमें आज़ादी मिलेगी, तो ये देसी रियासतें स्वतंत्र भारत का हिस्सा होंगी। तो क्या था कि जो देसी रियासतों के राजा थे तो वो अपने क्षेत्र को खोना नहीं चाहते थे, अपने अधिकारों को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो देश की आज़ादी का विरोध करते थे और अंग्रेज़ों का सपोर्ट करते थे। अब हुआ क्या कि देश तो आज़ाद हुआ, तो अब देसी रियासतें जो पूरी तरह अंग्रेज़ों के अंडर में थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे भविष्य का क्या होगा। तो उन्होंने कहा तुम भाड़ में जाओ, तुम या तो पाकिस्तान में मिल जाओ या भारत में मिल जाओ या स्वतंत्र हो, तुम्हें जो दिखे वो तुम काम करो। अब भाई अब इनको ही हैंडल करना था। अब तो जब 3 ऑप्शन दिए थे, स्वतंत्र रहने का भी ऑप्शन था। तो पहली रियासत त्रावणकोर रियासत थी, जिसने भारत में मिलने से इनकार किया, भारतीय संघ में मिलने से इनकार किया। कौन सी थी? त्रावणकोर। त्रावणकोर के जो राजा थे, अब मैं आपको त्रावणकोर की कहानी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक तथ्य याद रखना है कि भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो वो थी त्रावणकोर। दूसरी बात देखें, इसके लिए जो रियासतें थी इनको शामिल करने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। और अंग्रेजों ने जो अधिकार रियासतों को दिए थे उनको लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के तहत इन्हें इंडिया या पाकिस्तान या फिर स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था। तो मैंने इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब आगे अपन पढ़ते हैं और देखते हैं एकीकरण में योगदान। एकीकरण में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया था वो दिया था सरदार पटेल ने, इसलिए इनके जन्मदिन को यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं के सम्मान में बनाई गई है। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि इनका साथ दिया था एक केपी मेनन ने। तो केपी मेनन जो थे एक रिटायर आईसीएस अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे केपी मेनन, जिनके सहयोग से सरदार पटेल ने इस एकीकरण के जैसे कठिन काम को इन्होंने पूरा किया था। इसके बाद
अब देखें एकीकरण में कठिनाई क्या थी। बेसिकली जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के लिए विभिन्न रियासतों के पास गए तो इन्होंने साम दाम दंड भेद की नीतियों को अपनाया। ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इन देशी रियासतों में प्रैक्टिकली क्या समस्याएं आईं, लेकिन डरा के, धमका के, लालच दे के किसी भी तरह से इन रियासतों का एकीकरण भारतीय संघ में कर लिया गया। लेकिन 5 ऐसी रियासतें थीं जिनके संघ में विलय में काफ़ी दिक्कतें आईं, जिनमें 3 खास हैं। लेकिन हम पाँचों रियासतों के बारे में आपको बता रहे हैं। 6 रियासतें हैं, बेसिकली 6 रियासतें ऐसी हैं। एक भोपाल है, त्रावणकोर है, जूनागढ़ है, जोधपुर है, हैदराबाद है एंड जम्मू कश्मीर है। इन 6 रियासतों के एकीकरण में बाधाएं आईं। तो अपन देखते हैं इनका विलय कब हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हम भोपाल रियासत की। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान थे। हमीदुल्ला खान जो थे ये अंतिम नवाब माने जाते हैं। ये जिन्ना के अच्छे दोस्त थे। हैदराबाद के निज़ाम लगातार भोपाल पे दबाव बना रहे थे कि आप पाकिस्तान में अपना विलय करें। हालांकि ये जो विलय था ये अव्यवहारिक होता, क्योंकि भोपाल की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो भारत के बीचों बीच है। तो एक कैसे व्यवहारिक होता कि हम पाकिस्तान में अपना विलय कर लेते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात थी। भोपाल में ज़्यादातर पॉपुलेशन तो हिंदू ही थी। तो आखिरकार यहाँ पर ज़बरदस्त एक मूवमेंट चला, प्रजा आंदोलन, और यहाँ पर एक नई राह करके भाई रतन कुमार ने एक अखबार निकाला, एक मूवमेंट चलाया, और इसके अंततः परिणाम ये हुआ कि 1 जून 1949 को नवाब हमीदुल्ला ने इस पर विलय कर लिया। मतलब भोपाल का विलय भारत संघ में कर दिया। तो 1 जून को भोपाल का एक विलय दिवस मनाया जाता है 1 जून को। और 1947 से 1949 तक ये जो भोपाल रियासत थी ये स्वतंत्र रही थी। 1 जून 1949 को इसका विलय कर लिया गया था। तो आपको इसको स्मरण रखना है ना। अब इसके बाद में आप देखते हैं त्रावणकोर। भोपाल नवाब हमीदुल्ला देख रहे हैं। त्रावणकोर की बात करें, त्रावणकोर मतलब दक्षिण भारत में केरल राज्य। त्रावणकोर की बात करें तो त्रावणकोर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पहली रियासत थी जिसने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। यहाँ के जो नवाब थे, महाराजा थे, चितारा तिरुनल बलराम वर्मा जी थे, और इनके एक वकील थे और दीवान भी थे, सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर। अब जो सीपी रामास्वामी अय्यर थे ये सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। तो अब हुआ ये कि इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने एक ऐसा अलग से कानून बनाया था जिसमें पूरी रियासत के प्रमुख के सबसे प्रमुख निर्णयकर्ता स्वयं दीवान ही बनना था। ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने तैयार किया था, अद्भुत। अब हुआ क्या कि इन पर एक जानलेवा हमला हुआ, और जानलेवा हमले में इनके साथ क्या घटना हुई कि अगले ही दिन उन्होंने भारतीय संघ में विलय पर स्वीकृति दे दी और अपना समझौता कर लिया। 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर का विलय कर लिया गया। तो सोशलिस्ट पार्टी के सीपी रामास्वामी अय्यर, इन्हीं का रोल ज़्यादा था। बलराम वर्मा तो एक शक्तिहीन राजा थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खान जी थे। महावत खान की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ आप देख सकते हैं कि आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। थोड़े विचित्र प्रकार के व्यक्ति थे। चूँकि जूनागढ़ का जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान से की बॉर्डर के पास में ही पड़ता है। तो जूनागढ़ के महावत खान जो है ना अपना विलय पाकिस्तान में कराना चाहते थे, है ना। लेकिन यहाँ की 80% जनसंख्या हिंदू थी, 20% मुस्लिम थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। और इसी वजह से यहाँ पर लीग के एक नेता थे शाहनवाज भुट्टो, है ना। मुस्लिम लीग के एक नेता शाहनवाज भुट्टो ये नवाब के मंत्रिमंडल में शामिल होकर के नवाब पर दबाव बना रहे थे कि आप लीग में शामिल होइए। तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी और अंततः प्रजा ने काफ़ी विरोध किया और हमारे भारतीय नेताओं का भी काफ़ी सारा दबाव रहा। इसकी एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जनमत संग्रह कराया गया। इस जनमत संग्रह
20 फरवरी 1948 को हुआ और इसी के साथ जनमत संग्रह का जो जनादेश है वो भारत के पक्ष में आया। नवाब रियासत छोड़ के पाकिस्तान चला गया और इस तरह से जूनागढ़ का विलय भारतवर्ष में हो गया, है ना। तो जूनागढ़ महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे, जूनागढ़ के बाद जोधपुर की बात करें। महाराजा हनुमंत सिंह। जोधपुर एक ऐसी रियासत है जो थार के डेजर्ट में पड़ती है और थार के तो ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये भी थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना की लच्छेदार बातों में आकर के और अपना विलय पाकिस्तान में करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब बात ऐसी हुई कि केपी मेनन ने भी इनको खूब समझाया, माउंटबेटन ने इनको समझाया और सरदार पटेल ने इनको इनडायरेक्टली धमकाया भी, ऐसा कह के कि तुम्हारे पिताजी पप्पा जो तुम्हारे उम्मेद सिंह थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और इस नाते मैं भी तुम्हारे पिता के समान हुआ। यदि तुम अनुशासनहीनता करोगे तो मुझे तुम्हारे पिताजी के रोल में आना पड़ेगा। और इस धमकी के बाद में हनुमंत सिंह तुरंत समझ गए कि उनके साथ में कड़ी कार्रवाई हो सकती है और इसी के चलते फिर उन्होंने 11 अगस्त 1947 आज़ादी के 4 दिन पहले ही और उन्होंने अपना विलय स्वीकार कर लिया। बाद के समय में एक बृहत्तर राजस्थान बनाया गया, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मिला करके 30 मार्च 1949 को इनको मिला करके एक बृहत 4 रियासतें थी, इन चारों को मिला करके बृहत्तर राजस्थान बनाया गया और राजा भूपाल सिंह इसके प्रमुख बनाए गए थे। हनुमंत सिंह को हटा दिया था और 30 मार्च को राजस्थान दिवस जो है ना इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 30 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। भूपाल सिंह इसके राजा बने थे बृहत्तर राजस्थान के। तो ये थी कहानी किसकी? जोधपुर की। इसके बाद हम देखें हैदराबाद जितनी भी रियासतें थी भारत में, उन सब में सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। सबसे धनी रियासत थी हैदराबाद, सबसे ज़्यादा पैसे वाली रियासत थी हैदराबाद। और यहाँ के जो नवाब थे मीर उस्मान अली खान जी थे। मीर उस्मान अली, यहाँ की जनता भी हिंदू ज़्यादा थी, मुस्लिम कम थे। ये लगातार प्रयास कर रहे थे कि इनका विलय पाकिस्तान में हो और साथ ही ये अन्य मुस्लिम जो नवाब थे उन पर भी दबाव बना रहे थे कि पाकिस्तान में विलय होना चाहिए। लेकिन जून 1948 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। माउंटबेटन जो आखिरी वायसराय थे, जून 1948 में जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद ही 13 सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो, सरदार पटेल ने एक सैन्य कार्रवाई करी जिसे पुलिस कार्रवाई नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो चलाया गया। 108 घंटे का ये ऑपरेशन, कितना घंटा? 108 घंटे का ये ऑपरेशन। और उसके बाद में हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला दिया गया और जो निज़ाम साहब थे उनको हैदराबाद का गवर्नर घोषित कर दिया गया और इस तरह से हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद बात करें जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की एक कहानी जो है ना वो बहुत लंबी भी है और जम्मू कश्मीर की यात्रा स्वतंत्रता के बाद से लेकर के और आर्टिकल 370 के हटाए जाने तक का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि राजा हरि सिंह डोगरा यहाँ के राजा साहब थे। ये राजा जो थे ये इनके सामने विपरीत स्थिति थी। यहाँ की मुस्लिम बहुसंख्यक थे, मुसलमान ज़्यादा यहाँ पर थे जबकि हिंदू प्रजा यहाँ पर कम थी। एक बात डैम श्योर थी कि जूनागढ़ अगर पैटर्न देखा जाए तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने जूनागढ़ और हैदराबाद के भारत विलय में टांग अड़ाई जिसके कारण कश्मीर खटाई में पड़ गया। ऐसा हो सकता था कि अगर पाकिस्तान ने जूनागढ़ और हैदराबाद के विलय में भारत के सामने रोड़े नहीं अटकाए होते तो हो सकता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। लेकिन हालात क्या बने बाद में कि ना तो जूनागढ़ और हैदराबाद तो मिला ही नहीं, साथ में कश्मीर भी खटाई में पड़ गया। यहाँ पर हम देखें तो राजा हरि सिंह डोगरा दिल से ये चाहते थे भारत संघ में विलय हो, लेकिन प्रजा का मत
प्रजा जो थी वो पाकिस्तान में विलय चाह रही थी, तो पॉपुलेशन मुस्लिम थी। 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हरि सिंह डोगरा ने इसलिए साइन किए क्योंकि इन्होंने अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर कबीलों के बेस में सैन्य आक्रमण कर दिए, जिसके चलते हरि सिंह डोगरा ने जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट से विदेशी सहायता मांगी और जवाहरलाल नेहरू ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि आपकी सहायता मैं तभी करूंगा जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देंगे, और हमारी सेना पीछे खड़ी है, हम अभी पहुंचाए देते हैं। तो हरि सिंह डोगरा ने उस पर साइन किए। अगले ही तारीख को 27 अक्टूबर को ही सेना हमारी पहुंच गई और उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ के पीछे धकेल दिया, और इस तरह से कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। और आगे जो हुआ वो मैं आपको कश्मीर वाले उसमें बताऊंगा किस्से में। यहाँ पर अपन देखें तो इस तरह पांचों रियासतों शायद पूरी देसी रियासतों का विलय हुआ। देसी रियासतों के विलय होने के बाद एक भारत, अखंड भारत अभी बनने में थोड़ा और कसर बाकी थी, क्योंकि गोवा, दमन दीव एंड पौंडीचेरी पर अभी भी विदेशी कब्जा था। लेकिन जो भी हो, आगे चल कर के जो भी व्यवस्था आगे बनेगी, गोवा आज़ाद होगा, पौंडीचेरी अलग आज़ाद होगा, लेकिन उसके पहले पूरे भारतवर्ष में जब तक नए राज्यों का गठन नहीं हो जाता तब तक के लिए भारत को 4 बड़े पार्ट में बांट दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट ए बी सी डी का डिवीजन किस प्रकार किया गया, और ABCD डिवीजन में से बनने वाले जो प्रश्न हैं उन पर भी मैं प्रकाश डालूंगा और उसको सिलसिलेवार में आपको बताऊंगा। लेकिन आप देसी रियासतों के एकीकरण पर कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़िए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग और जय हिंद।